आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है अगर तो। जी नमस्कार मनोज जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? देवेंद्र यादव जी नमस्कार। सभी लोग शेयर कर दीजिए, फिर मैं अपनी बातों को चालू करूँगा। अशोक जी गुड मॉर्निंग। क्या प्रवीण भाई शक्ल नहीं आ रही क्या मेरी? ओके रंजीत भाई। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जब से ऑर्डर अपलोड हुआ है या फिर जिस दिन से सुनवाई हुई है, सभी को निराशा है। और उसके बाद टीम अपने क्या आगे किया जाए, जो प्लान पहले से भी तैयार थे, क्योंकि हमारी टीम ने कभी भी एक प्लान को लेके नहीं चली है। तो आगे के प्लान्स पे टीम लगातार काम कर रही है। आप लोगों के तमाम कॉल्स आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कोई कुछ ग्रुप में कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी से कुछ बुलवाया जा रहा है। तो सभी लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से सब कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं, अच्छा लाइट कम है, रुकिए फिर मैं लाइट लगाता हूँ। हाँ जी, देखिए उस दिन की सुनवाई से मैं चालू करूँगा और आप लोगों के सवाल लूँगा। कुछ सब हर तरीके के सवाल, चाहे वो धरने से रिलेटेड हों, चाहे आपके हिसाब से रिलेटेड हों, चाहे सुनवाई से रिलेटेड हों, यूएन मिश्रा क्यों नहीं है, एलपी मिश्रा क्यों नहीं है, सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। धैर्य बना के रखें। देखिए उस दिन हमारी टीम की तरफ से माथुर सर को हायर किया गया था। माथुर सर के साथ साथ शोभित मोहन शुक्ला जी को हायर किया गया था। उनके साथ साथ हमारे टीम ने एक जूनियर अधिवक्ता हमारे ऋषि श्रीवास्तव जी को हायर किया था। हमारी तरफ से 3 अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद थे। विपक्षी दलों की तरफ से भी अधिवक्ता मौजूद थे, जिसमें मेन पिटीशन हमारी 13,156 बना दी थी, जो राजेंद्र रॉय सर ने उसमें हमारे केस को कनेक्ट कर दिया था। तो मेन पिटीशन 13,156 बन गई थी, लेकिन रिजर्वेशन मैटर पर किसी का कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था। अगर उस दिन अधिवक्ता मौजूद होते रिजर्वेशन मैटर की तरफ से, तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होता उस दिन। देखिए इवन जो भी सुनवाई शुरू हुई, माथुर सर ने बहस चालू करी थी। माथुर सर ने इतनी बेहतरीन बहस चालू करी थी, जिसकी वजह से जज साहब हमारे पूरे फेवर में दिखाई दिए। जज साहब ने तमाम ऑप्शन दिए सरकार को। जज साहब ने कहा, अगर आप ये कह रहे हो कि ये वो लोग हैं जो विसंगति के कारण छूट गए थे, तो आप इन्हें नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? तो वहाँ पे हवाला दिया गया राजेंद्र रॉय सर की बेंच का जो इंटरिम ऑर्डर आया है कि सर इनका ये बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी आपके पास और भी ऑप्शन है, आप उन ऑप्शन पे विचार कीजिए, आप सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करके इन लोगों को नियुक्ति दीजिए। जब तक मामला ख़त्म हो जाता है तब तक सुपर न्यूमेरी पोस्ट पे इन्हें हायर कीजिए, उसके बाद उन्हें कंटिन्यू कर दीजिए, जो भी फैसला आएगा वो उस पर लागू हो जाएगा। तो पूरी तरीके से जज साहब हमारे फेवर में दिखाई दिए। इस पर एजी साहब ने कहा कि सर जो बैरियर लगा हुआ है राजेंद्र रॉय सर बेंच का, हम उसको एक बार हटा दीजिए, फिर हम इस भर्ती को आगे बढ़ा देंगे। तो इस पर जज साहब का कहना था कि अगर आपको उनके फैसले को मॉडिफाई करवाना है तो वो आज तक हमारी बेंच है, 18 फरवरी तक ही लास्ट है। उसके बाद दोबारा से 21 से 25 के लिए राजेंद्र रॉय की बेंच फिर से दोबारा आ रही है। माथुर सर ने भी इस चीज़ का एकदम समर्थन किया कि आप एक काम कीजिए, 21 फरवरी को हमारा मैटर राजेंद्र रॉय सर की बेंच में लगा दीजिए, जिससे हम मामले को ख़त्म करवा सकें।
जज साहब भी इस चीज़ पे एकदम सहमत थे। लेकिन जब जज साहब ने सरकार को ये बोला कि आप सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करके इनको भर्ती कीजिए, तो इस पे जज साहब का कहना, इनका एजी साहब का कहना था कि देखिए सर, हम कोई भी कदम उठाते हैं, चाहे हम सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करें या किसी और तरीके से किसी को अंदर या बाहर करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें एक गजट पास करना पड़ेगा। और गजट तभी पास किया जा सकता है जब सरकार फॉर्म में हो। अभी सरकार कोई भी फॉर्म में है नहीं, तो इसलिए 10 मार्च तक कुछ भी पॉसिबल है नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको 10 मार्च के 2 हफ्ते बाद, कि जब सरकार फॉर्म में हो जाएगी, उसके बाद इस मैटर को लगा दीजिए। इस पर माथुर साहब ने उनसे कहा था कि अगर पिछले ऑर्डर को ही मॉडिफाई करवाने वाली बात है तो आप राजन रॉय की बेंच में दोबारा से लगा दीजिए। 21 फरवरी को बेंच आ रही है, तो इस पर वो भी सहमत दिखाई दिए थे। लेकिन एजी साहब ने फिर से कहा कि सर हो ही नहीं सकता है अभी कुछ, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है, कोई सरकार फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप इसको मार्च में ही लगाइए या फिर मार्च के बाद लगाइए। तो ये सब देखते हुए लास्ट के 1 मिनट में जज साहब ने उसको 22 मार्च के लिए लगा दिया, हमारे मैटर को। उसके बाद हम लोगों ने जब 22 मार्च को लगाया गया, जज साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी अपनी हियरिंग में कि आप सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये लोग गलत नहीं है। यहाँ पे मुद्दा बीच में ये भी आया था कि ये लोग वो लोग हो सकते हैं जो एक बार आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं, इन्हें बार बार आरक्षण का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। तो इस पर भी माथुर साहब ने बहुत अच्छी बहस करी थी। उन्होंने कहा था कि जो टेट और इनकी सबकी बात कर रहे हैं, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे कुछ भी वैलिड नहीं है, आप उन सब पे बहस मत कीजिए। जज साहब सहमत दिखे माथुर साहब की बातों से। माथुर साहब ने जो भारती पटेल वाली याचिका है उसको खारिज करने की डिमांड की थी कि आप इसको खारिज कीजिए। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ये याचिका डाली है, 69,000 का कोई पार्ट है ही नहीं। 69,000 में अगर इन्होंने फॉर्म भरा होगा तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लोग, तो आप इनको खारिज कीजिए। जज साहब भी सहमत हो गए, ठीक है, इनकी कोई मेरिट नहीं बनती है। इस पर जो भारती पटेल की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने विरोध किया था, तो जज साहब ने उन्हें डांट के बिठा दिया था कि आप शांत बैठिए, आपकी कोई मेरिट नहीं बन रही है यहाँ पे आने के लिए। तो उसके बाद हमारा आगे मैटर बढ़ा था, सब कुछ हमारे पक्ष में था, बेंच पूरी हमारे पक्ष में थी। लास्ट के 1 मिनट में हमारे विपक्ष में गया, वो भी विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं गया है जिससे घबराने वाली बात थी। सिर्फ हमारे लिए गलत ये हुआ है कि हमें बहुत लंबी डेट मिली है, और वो भी इसलिए मिली है कि सरकार का ये तर्क है कि हम इस 10 तारीख तक कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सरकार फॉर्म में नहीं है, कोई शासनादेश पास नहीं हो सकता है, कोई गजट पास नहीं हो सकता है, हम सुपर न्यूमेरी पोस्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं इस टाइमिंग में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार फॉर्म में नहीं है। जो भी नई सरकार आएगी हम उससे करवा लेंगे। हम 6800 के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने ये भी क्लियर बोली, हम 6800 के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी गलती से ये लोग बाहर हुए थे, हम इन्हें अंदर लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बैरियर जो लगा हुआ है वो ये बैरियर लगा हुआ है, राजेंद्र रॉय सर ने ये बोला हुआ है कि एक पद पे आप 2 लोगों को सैलरी नहीं दे सकते। तो या तो आप उन्हें बाहर कीजिए या फिर सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करके इन्हें भी अंदर कीजिए। तो ना ही सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं और ना ही इलेक्शन के टाइम पे उन्हें बाहर किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें बाहर करने के लिए सरकार को फिर से नोटिस निकालने होंगे। नोटिस निकालने का मतलब है कोर्ट में वो लोग फिर से आएंगे और उनके बात जो भी मैटर है उस पर सुनवाई की जाएगी, फिर से लंबा मैटर चलेगा। तो दोनों ही चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है जब तक सरकार फॉर्म में नहीं आती है। ठीक है, तो इस वजह से लंबी डेट मिली हम लोगों को। अभी कुछ लोगों का कहना, मतलब जो लोग सवाल कर रहे हैं कि हम लोग अभी 6800 हमारी सेफ़ है या नहीं है, तो आप लोगों को मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, बिल्कुल भी घबराने की या बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक आए हो, आपका लिस्ट में नाम है, आपको नियुक्ति कोई नहीं रोक सकता है, चाहे ऊपर से कुछ भी हो जाए, मतलब आपकी नियुक्ति तय है, कोई भी नहीं रोक सकता है। बस उसमें जो बैरियर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कितने टाइम में मिलेगी, ये अभी कोई नहीं बता पा रहा है। उसी टाइम को, क्योंकि वो टाइम हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए उस टाइम के लिए, या फिर हो सकता है कि हम यहाँ से ही कुछ चीज़ें अपने पक्ष में करवा लें, अभी नियुक्ति मिल जाए। तो टीम पूरा का पूरा उसी पे लगी हुई थी
कि कैसे भी हमारे पक्ष में अभी मैटर हो जाए, चाहे मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट जाता रहे, किसको सरकार निकालेगी किसको रखेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अभी आप हमें नियुक्ति दीजिए, उसके बाद जो होगा होता रहेगा, हमें भी सैलरी मिलने लगेगी, फिर हम केस लड़ने लायक बन जाएंगे। अभी हमारे साथ के लोग सैलरी नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग लड़ने में उतने सक्षम नहीं हैं। आप हमें एक बार नियुक्ति दे दीजिए, उसके बाद हम लड़ते रहेंगे, चाहे आप फिर सुप्रीम कोर्ट लेके जाइए, चाहे कहीं पे भी लेके जाइए। तो टीम सिर्फ और सिर्फ इसी में लगी हुई थी कि कैसे भी अभी फ़िलहाल हमें, चाहे इंटरिम ऑर्डर के तहत हो जाए, चाहे कैसे भी हमारी भर्ती आगे बढ़ जाए और हम लोगों को नियुक्ति मिल जाए। इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए भी गए हैं। कुछ देखिए ऐसा होता है कि कुछ आप प्रयास कर रहे होते, आप अपनी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिकली सोच के देखना सभी लोग, क्या आप जो प्रयास करते हो, जब आप बीएड बीटीसी जो भी आप लोगों ने किया होगा, उसके बाद टेट दिया होगा, सुपर टेट दिया होगा, इससे पहले भी और एग्ज़ाम दिए होंगे जिनमें आप फेल हुए होंगे, तो क्या आप हर एक प्रयास में सफल हो जाते हो? नहीं होते। और यहाँ पे हम लोगों के सफल होने के चांसेस 90% थे, लेकिन एंड मोमेंट पे आके कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, या फिर सरकार ने आपका साथ नहीं दिया, सरकार ने धोखा दे दिया, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि आपका अभी कुछ आचार संहिता में नहीं हो सकता था। जो जज साहब ने आपके फेवर में बातें बोली, उनके हिसाब से आपके फेवर में कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए लंबी डेट मिल गई आपको। तो देखिए हर एक प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन अभी भी टीम लगातार, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अच्छे से अच्छे लॉयरों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सरकार के वकीलों के संपर्क में हैं कि हमारे लिए जो बेटर हो सकता है अभी आप कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जिला आवंटन कीजिए, बाकी आप नियुक्ति मत दीजिए, हम आगे नियुक्ति करवा लेंगे जो भी नई सरकार फॉर्म होगी। इसी मैटर को लेके मेरी सचिव साहब से बात हुई थी हियरिंग के बाद। तो परेशानी इस बात की हो गई उसमें कि जो हमारे सचिव साहब हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, प्रताप सिंह बघेल जी, उनसे मेरी वार्ता हुई थी और उनके घर पे कुछ ट्रेजेडी हो गई है। उनके चाची जी एक्सपायर हो गई हैं, उसी दिन एक्सपायर हुई थी, जिसकी वजह से वो अधिकारियों के संपर्क में लगातार बात नहीं हो पा रही है उनकी, यानी कि कोई मीटिंग नहीं हो पाई है उसके बाद, क्योंकि उनके घर पे ट्रेजेडी हो गई तो फिर वो उसमें चले गए। उसके बाद वो आज लखनऊ लौटे हैं, अभी वो लखनऊ में नहीं थे, आज लखनऊ में लौटे हैं। आज शाम को उन्होंने हमें टाइम दिया है बात करने के लिए कि आज शाम को वो मीटिंग करेंगे, अपने जो भी सरकारी अधिवक्ता हैं उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद हमें टाइम दिया है कि आप प्रदीप आइए बात कीजिए, फिर हम आपको आगे की बात बताएंगे कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है। लेकिन हमारी टीम सरकार पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, आप एक बात समझ लीजिए। सरकार के सलाह मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अभी तक आप चयन लिस्ट में नहीं थे, अभी आप चयन लिस्ट में हो, मतलब आप समहाउ उन्हीं के अंडर में नौकरी करने जा रहे हो, तो आपको उनसे सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं लोगे, उनसे बिखरे बिखरे चलोगे, तो आपके लिए वो भी कतई अच्छी नहीं है। जब तक आप लिस्ट के बाहर थे, आप चाहे तांडव करो, कुछ भी करो, कोई परेशानी नहीं होती। एक बार आप लिस्ट में आ गए तो आपको उस लिस्ट में आने के बाद एक अध्यापक बनेगो तो उस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि कुछ भी आपके साथ ऐसी अनहोनी ना हो जो आपको आगे चल के दिक्कत पैदा करे। ठीक है, ये तो हो गई कोर्ट की बात। उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ लोग क्या हमारे साथी हैं जो भी, जिन्होंने हमें सहयोग किया था, लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई धरना दीजिए। तो देखिए धरने का जब तक हम लोगों के साथ, सरकार के साथ सकारात्मक बात नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार क्या मूड बना के बैठी है। अभी हम लोगों के सामने 18 तारीख तक के लिए उन्होंने बोला था, सरकार खुद इस बात को बोल रही थी कि 18 तारीख को हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं कि आपके फेवर में कुछ हो जाए, लेकिन जज साहब ने ऐसी शर्तें रख दी, ऐसे बातें बोल दी कि जिसको अभी आचार संहिता में पूरा नहीं किया जा सकता। तो अभी उनसे हमारी बात होनी है, शाम को बात हो जाएगी, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि क्या हुआ। और आगे धरने के लिए एक चीज़ और आप सोच लीजिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आप धरना देने जाओगे तो आप क्या कहोगे? सरकार से कहोगे कि आप हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, पिछड़े दलित जो भी आप शब्द यूज करते हैं हम लोग, कि पिछड़े दलितों के खिलाफ हो आप, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कि आप नियुक्ति नहीं देना चाह रहे हैं।
तो सरकार क्या कहेगी कि आपका मामला कोर्ट में है, और ये आप भी जानते हैं आपका मामला कोर्ट में है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा जवाब नहीं मिलेगा। सरकार अभी फॉर्म में भी नहीं है, सरकार आपके अभी कुछ कह भी नहीं सकती है। रही दूसरी बात, अब अगर अधिकारियों के यहाँ पे आप धरना देने जाओगे तो आप एक बात समझ लीजिए, अधिकारियों को धरने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अधिकारी आपसे ज़्यादा लीगल नॉलेज रखते हैं। वो क्लियर कट बोल देंगे आपका मैटर, ये आपके सामने इंटरिम ऑर्डर है आपकी पिछली बेंच का, जिसमें क्लियर कट बोला गया है एक पद पर 2 लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकती है। अगर अब उन लोगों को हटाना है, और पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए सब लोग कि आप किसी को हटा नहीं सकते हो। किसी को जो भर्ती हो गया, वैलिड है, टेट पास करके आया, सुपर टेट पास करके आया, सरकार की गलती से वो लगा है, अब वो आपकी जगह पे लगा हो चाहे किसी और की जगह पे लगा होता, आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो हम उनको हटाने की या उनको इस तरह की कोई बात करेंगे तो आपके खिलाफ चली जाएगी, क्योंकि वो लोग भी सैलरी पा रहे हैं, आपसे अच्छे वकील ला सकते हैं, आपसे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उनको हटाने के लिए आप लग जाओगे तो 4-6 साल उनको हटाने में ही लग जाएंगे आपको, और फिर भी आप हटा पाओगे नहीं हटा पाओगे कोई नहीं जानता। तो इसलिए उन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमें नियुक्ति कैसे मिले। सरकार का प्रॉब्लम है वो उनको हटाते हैं या रखती है, क्या क्या करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, हमारा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो उनको हटाने के चक्कर में कोई पड़ेगा तो वो गलत है, वो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि धरना जो कैसे दे सकते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोर्ट ये कहती है कि आप इन्हें हटाइए तो भी सरकार को नोटिस निकालना पड़ेगा। उसके लिए सरकार का फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। बिना सरकार फॉर्म में हुए कुछ नहीं कर सकती है। रही बात आपको सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करके नौकरी देने के लिए, तो सुपरन्यूमरी पोस्ट भी क्रिएट करने के लिए सरकार को एक गजट पास करना पड़ेगा। गजट पास करने के लिए सरकार का फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सुपरन्यूमरी पोस्ट तो अस्थायी होती हैं, ये होती हैं वो होती हैं। तो देखिए, सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने के लिए जो बात की गई थी, वो जज साहब ने जो की थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये मैटर क्लोज होने तक के लिए बोली थी, परमानेंटली नहीं बोली है कि आप जब तक ये मैटर क्लोज नहीं हो जाता है तब तक सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद जैसे मैटर ख़त्म हो जाए तो जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उस पर आप चलिए आगे, लेकिन आप इनको सफ़र क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए धरने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये रीजंस हैं। ठीक है, उसके बाद भी धरना देना, जो भी शाम को डिसीजन बात होगी सचिव साहब से, उस पर अभी भी हमारी लगातार बात जारी है। जो भी डिसीजन होगा आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, आप कोर्ट के में क्या हुआ वो मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। तीसरी बात, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप यूएन मिश्रा को क्यों नहीं लेके आए हो। सबसे बड़ा सवाल ये है अभी। तो यूएन मिश्रा के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि यूएन मिश्रा हमने जो हायर किए थे पिछली डेट में, उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए हायर किया गया था कि आप 6800 की जो लिस्ट है उसको चयन दिलवाइए। उसके अलावा आपको कोई बात नहीं करनी है। कुछ लोग मैंने देखा था कि मेरे पास फ़ोन भी आया था, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे कि वहाँ पे एक कोई विशेष व्यक्ति हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे नाम पे यूएन मिश्रा सर को हायर किया गया था, उनको फ़ीस नहीं दी गई है। तो अगर आप लोग कहेंगे, ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जब यूएन मिश्रा साहब को हायर किया गया था तो उनसे क्या बात हुई थी वो मैं आपको वायरल कर दूंगा। ये बात मैंने उनको एकदम क्लियर कट शब्दों में बोली थी, क्योंकि रिजर्वेशन मैटर शुरू से मैं उनको ब्रीफ करता चला आया हूँ। यूएन मिश्रा साहब मेरे लिए कोई नए नहीं थे, मैं उनको शुरू से रिजर्वेशन का मैटर ब्रीफ करता आया हूँ। तो मैंने उनसे क्लियर कट बोली थी कि ये जो 6800 का मैटर है ये एकदम सेपरेट है, ये हम लोग केस लेके आए हैं, इसमें किसी भी तीसरे आदमी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए हमारे मैटर में। तो कोई ये बोले कि उसके नाम पे हमने हायर किया था या और कुछ बोलता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई है। दूसरी बात यह है कि यूएन मिश्रा साहब ऑलरेडी 13,156 पे फुल पेड हायर हैं, 11.5 लाख रुपए दिए गए थे उनको जब रिजर्वेशन का मैटर पे उन्हें हायर किया गया था। तो उन्हें रिजर्वेशन के मैटर पे अपीयर होना है,
और पैरेलली हम 6800 के लिए उनको अपियर कराएंगे, डबल फीस आप दोगे उनको, कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। वो 13,156 की बात करेंगे कि आपके 6800 की बात करेंगे। 13,156 पे अभी एक नई सप्लीमेंट्री एक विशेष व्यक्ति ने फाइल की है, आप लोगों के सामने आ भी गई होगी। उसमें ये बोला गया है कि मैं चयनित हूँ 6800 की लिस्ट में, लेकिन मुझे 6800 नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए, वो विशेष व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि मैं 6800 में चयनित हूँ, मुझे 6800 नहीं चाहिए, मेरी 18,988 सीटें बन रही हैं, आप वो दीजिए, 6800 मुझे नहीं चाहिए। और वो यूएन मिश्रा सर के यहाँ से फाइल की गई है। तो आप मुझे बताइए, यूएन मिश्रा आपके चयन की बात करेंगे कि आपको रोकने की पहले बात करेंगे? क्योंकि पहले जो ब्रीफिंग की जाती है, और कोर्ट में जब वकील साहब बोल रहे होते हैं तो कोर्ट में बोलते टाइम पे आप उनका मुंह नहीं पकड़ सकते हो, आप सिर्फ ब्रीफ कर सकते हो उन्हें। यूएन मिश्रा साहब को जब हमने हायर किया था तो ये एकदम क्लियर कट ब्रीफ किया गया था कि ये हमारा मैटर बंच नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने विशेष व्यक्ति के कहने पे बंच करवा दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं हमें उन्हें लाना कितना उचित था, कितना उचित नहीं था। तो ये फालतू की बातें हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ कभी भी, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। अभी यही बातें हैं मेरी तरफ से। आगे की रणनीति के लिए अगर मैं बताऊं तो टीम अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ चुकी है। हमारी बात जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, कल मैं और मनोज प्रजापति जी सुप्रीम कोर्ट के 3 लॉयरों से मिले थे, और हम लोगों ने ये कोशिश करी थी कि हम कहीं से किस तरीके से निकाल सकते हैं चीज़ों को जो हमारे फेवर में आ जाएं 10 मार्च से पहले पहले। तो उनके सुझाव के अनुसार, हाई कोर्ट के हमारे लॉयर हैं, उनके सुझाव के अनुसार, एवं उनके अलावा भी जो लोग पहले से लड़ते आ रहे हैं उनसे सुझाव लिए गए हैं, सबके सुझावों के अनुसार एक रणनीति तैयार कर ली गई है। उस पर टीम आगे बढ़ रही है। आप लोगों को कोर्ट की तरफ से परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी, मनोज पाल जी, आप लिख रहे हो कि 20 लाख मांग रहे थे, ये भी सत्य है। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगा। तीसरी बात ये भी थी यूएन मिश्रा को ना हायर करने की। पहले हमने जब रिजर्वेशन मैटर पे उनको हायर किया था तो 9 लाख रुपए में हायर किया था फुल पेड यूएन मिश्रा जी को। और जब अभी उनसे जब दोबारा बात की हमने कि फीस क्या रहेगी अगर हम आपको ही लेके चलते हैं, तो हमसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। तो हमने कहा कि जब हम लोग रिजर्वेशन का मैटर पर लड़ रहे थे तो उस टाइम पे हमारे पास पैसे ज़्यादा आते थे क्योंकि लोग ज़्यादा थे। अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं। तो वो कह रहे हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लेके बोल रहे थे कि उन्होंने तो मुझे बताया कि अब ये लोग चयनित हैं, अब इनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है? तो उन्होंने क्लियर कट 20 लाख रुपए मांगे हैं हमसे, जो देने में हम लोग सक्षम नहीं थे। एक ये भी रीज़न था। तो कोई ये कहता है कि उनको क्यों नहीं हायर किया गया, उनके तमाम रीज़न हैं। देखिए, किसी भी लॉयर की बारे में कुछ बोलना गलत होता है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। तो ये सारे रीज़न हैं उनको हायर। पहली बात तो लॉजिकल अगर बात की जाए तो एक मैटर पे, सॉरी 2 मैटर पे एक लॉयर को बंच मैटर में हायर नहीं किया जा सकता। वो 13,156 पे पहले से लड़ रहे हैं, उनको अपियर कराना उनकी जिम्मेदारी थी जो रिजर्वेशन के मैटर को लीड कर रहे हैं। उन्होंने नहीं लीड, उनको उस दिन कोर्ट में बहस करने के लिए भेजा। क्यों नहीं भेजा? जज साहब ने उन्हें 3 बार बुलाया था कि यूएन मिश्रा जी आइए, कहाँ पे हो। उनके जूनियर को भेजा गया तो उनके जूनियर ने आके ये कहा था कि वो 2 नंबर बेंच कोर्ट में बहस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो जज साहब ने इस बार बहुत तीखी टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि यूएन मिश्रा तो बहुत बड़े वकील हो गए हैं, वो मेरी बेंच में क्यों आएंगे, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बेंचों में जाते हैं। उनको नहीं लाया गया जानबूझ के। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि विशेष व्यक्ति क्यों नहीं लेके आए उनको, वो क्या चाह रहे हैं। और वही विशेष व्यक्ति ये केस फाइल कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री फाइल कर रहे हैं यूएन मिश्रा के ही यहाँ से कि मैं 6800 में चयनित हूँ, लेकिन मुझे 6800 नहीं चाहिए, मेरी सीटें 18,988 बन रही थी। तो आप इन 6800 को रोकिए और 18,988 दीजिए पहले, तब आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। वो विशेष व्यक्ति वही वो फाइल कर रहे हैं, वो आपके सामने भेज दी भी गई हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे रीजन उनको हायर ना करने के, ठीक है? मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता, आप बेकार में आप निकलवा दे रहे हो मुझसे। अब अभी किसी के कोई सवाल हो तो बताइए आप, मैं सभी लोगों के सवाल के जवाब दूँ। कुछ लोग हिसाब मांग रहे थे, आप मुझे अब कोई हिसाब मांगेगा। देखिए, हिसाब के लिए मैं आपको बता दूँ, टीम आपके केस के लिए प्रतिबद्ध है। लॉयरों को कितनों को हायर किया गया था आप समझ लीजिए।
जब तक टीम के पास पैसा है वो वाला, आपसे अगला 1 रुपया भी तब मांगा जाएगा जब आपको पिछले पैसे का पूरा हिसाब दे दिया जाएगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगने तभी आएगा जब आपको पिछले पैसे का 1-1 रुपये का हिसाब दे दिया जाएगा। 5 टीम के जो लीगल सदस्य हैं, अभी भी मेरी टीम के एक भी सदस्य ने उस पैसे में से अपने आने जाने के लिए किराया तक नहीं लिया है। जो भी पैसा दिया गया है लॉयरों को दिया गया, उसके अलावा 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया गया है। आपसे अगर 1 रुपया भी मांगा जाएगा ना अगली बार, उससे पहले आपको पूरा हिसाब दे दिया जाएगा। 1-1 रुपये का हिसाब दिया जाएगा वो भी। आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं। किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए, टीम आपको 1-1 रुपये का हिसाब देगी, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप कुछ लोग हैं जो विशेष व्यक्तियों के कहने पे कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो आप एक बार उनसे हिसाब मांग ले लीजिए कि उन्होंने प्रत्यावेदन के नाम पे 40 लाख रुपए लिए थे, क्या हुआ? धरने के नाम पे कुछ पैसे लिए थे, उनका क्या हुआ? मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बार हिसाब देख लीजिए। लेकिन ये आयोग टीम ऐसी टीम है जो अगला 1 रुपया भी अगर आपसे मांगेगी, उसका पिछले पैसे का आपको पहले हिसाब देगी। हिसाब लगभग तैयार हो गया है, हम लोग हिसाब पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये था कि हम अग्रिम काम कैसे करें जिससे हमें नियुक्ति मिले, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई है। हिसाब भी 1-2 दिन में हम लोग बना देंगे, कहाँ कितना गया है पूरे ट्रांजैक्शन निकाल के आप लोगों को दे दिया जाएगा। किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पार्टी बने हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया था अभी कि पार्टी बने हैं, तो पार्टी की PDF आप लोगों को भेज दी गई थी। जो याची ग्रुप थे उनमें पार्टी की PDF भेज दी गई, आप लोग उसमें नाम देख लें अपने अपने। सर्टिफाइड कॉपी है वो इस हफ्ते के एंड तक मिल पाएगी हम लोगों को। जो कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है वो आप लोगों को मिल जाएगी इस हफ्ते के एंड तक, ठीक है भाई। 10 मार्च से पहले किसी तरह का धरना ना रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। देखिए राहुल जी, मैं यही समझा रहा था अभी सब लोगों को कि धरने के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, आप सब लोग जानते हैं। 22,000 में जो धरना हुआ था, 168 लोगों पर केस है, वो अभी भी कोर्ट के बाहर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन टीम, आप ये समझ लीजिए, मैं धरने के लिए छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। ये आयोग टीम एक ऐसी टीम है, अभी तक ऐसा कोई धरना नहीं हुआ है जिसकी पहल आयोग टीम ने ना की हो। चाहे वो 7 महीने धरना, जो लोग कहते हैं कि 7 महीने धरना चला, हमने ये किया वो किया, उसमें आप मुझे एक बात बताइए, टीम का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो उस धरने में नहीं था? ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए, कोई भी वो बता दें, कोई भी बता दे कि जिसमें टीम नहीं थी। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, जो अनवरत धरना हुआ था वो आंदोलन मनोज प्रजापति जी ने किया था। किसी की हिम्मत नहीं थी उन लोगों की अनाउंसमेंट करने की, वो मनोज प्रजापति ने किया था। वो लोग धरने पे बैठे थे, उसी दिन उठने के जाने वाले थे। वो तो आयोग टीम की अपनी रणनीति थी कि हमने पीछे से बैनर छपवाए और जाके बैनर लगा दिए अनवरत आंदोलन के। उनकी फिर हिम्मत नहीं हो पाई कि उठ के चले जाएं, क्योंकि अनवरत आंदोलन करवाने वाली आपकी टीम है। अब वो लोग अपने आप को कुछ भी समझें, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो टीम रणनीति बनाई थी उस रणनीति पर काम किया गया। आगे आप सफलता आपके सामने दिख रही है। यहाँ से आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से आपकी टीम आपके सामने रिपोर्ट लेके आई थी। तो ये सब देखो, बड़ाई करने वाली बातें नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए मुझे इन सब चीज़ों पे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जो टीम ने रणनीतियाँ अभी तक बनाई थी, कभी किसी रणनीति पे फेल नहीं हुई है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, जो 18 तारीख को सुनवाई थी उसमें भी कुछ फेल नहीं हुई है। हमारी तरफ से 1% भी फॉल्ट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कोई फॉल्ट है तो आप मुझे बता दीजिए। वो ये गलती जरूर है कि हम लोग 22 मार्च की डेट को नहीं रोक पाए, उसके अलावा टीम का कोई फॉल्ट नहीं है। और उस 22 मार्च के होने के भी मैंने आपको तमाम रीजन दे दिए हैं, क्योंकि आचार संहिता में कुछ सरकार ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को नहीं रोक पाए। माथुर सर के कहने पे ही जज साहब एग्री हो गए थे 21 फरवरी को लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने रीजन ऐसे दे दिए एजी साहब ने कि जज साहब को फिर 22 मार्च ही देनी पड़ी। अभी आप लोग सवाल लिखते रहिए, मैं सबके सवाल देख रहा हूँ, सबके जवाब दूंगा। जिला आवंटन जारी हो, सुजीत सैनी जी कह रहे हैं जिला आवंटन जारी हो कैसे भी। सुजीत जी, बिल्कुल हमारी सचिव साहब से शाम को बात होनी है, मैंने अभी आपको बताया।
और जो भी बात होगी हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आप जिला आवंटन लिस्ट जारी कीजिए। अगर आप जिला आवंटन लिस्ट जारी नहीं करते हैं तो हम कैसे मानेंगे आप हमारे साथ हैं। संदीप यादव जी लिख रहे हैं गवर्नमेंट बनने के बाद तो हम लोगों को कितना टाइम लग जाएगा। देखिए संदीप जी, ये संदीप जी कौन से वाले हैं मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है हमारे साथ के ही हैं। तो संदीप जी देखिए, ये तो टाइम के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 10 मार्च से पहले थोड़ा होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन हमारे एक रणनीति तैयार की है टीम ने, उस रणनीति पे अभी हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर सामने आने लगेंगी चीज़ें। हमारी कोशिश यही है कि 10 मार्च से पहले पहले हमारे फेवर में कोर्ट से कुछ आ जाए। अभी भी हम उसी पे काम कर रहे हैं। और अगर हमारे फेवर में आ जाता है 10 मार्च से पहले पहले, तो 10 मार्च से फिर 22 मार्च तक हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर उस टाइम तक आ गया तो हो सकता है कि मार्च में ही आपको आपके लिए अच्छा हो जाए, और मार्च में आपको शायद कुछ देखने को मिल जाए। अगर नहीं हो पाता है तो अप्रैल तो कहीं उतना लंबा शायद ना जाना पड़े आपको। टीम चुनाव खत्म होने से पहले जिला आवंटन जारी कराने के हर संभव विकल्पों पर काम करें, हम साथ हैं सुजीत सैनी जी। जी बिल्कुल सुजीत सैनी जी, मैंने वही आपको बताया। और बताइए किसी को कोई सवाल हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, चाहे टीम पे कटाक्ष हो, चाहे अच्छाई बुराई वट एवर, मैं सबके जवाब दूंगा। और एक आप जी मनोज पाल जी लिख रहे हैं कोई सवाल नहीं है, 25 मार्च तक वेट करना बस। देखिए मनोज जी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। अब देखिए उससे पहले अगर हमें जो भी हम कर रहे हैं वो हम काम उस पर टीम आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग फिर से उसमें सफल होते हैं तो अपने लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये समझ लीजिए जो भी लीगल टीम के सदस्य हैं 5 लोग, उसके अलावा सहयोगी टीम के सदस्य हैं 15 लोग, टोटल 20 लोगों की टीम है ये। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नेतागिरी की बात करता हो या जिसको मन में कतई भी नेतागिरी का सवाल हो। हमारी टीम के किसी भी सदस्य ने अभी तक 1 रुपया अपने आने जाने तक का खर्चा नहीं लिया है, और ना ही अभी तक किसी ने मांगा है। ये आप अपने लिए बहुत अच्छे बात समझ लीजिए, या फिर खुददारी समझ लीजिए लोगों की कि ये इन्होंने अभी तक नहीं मांगा है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ पर कोई नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चाह है कि सिर्फ नौकरी मिल जाए, उसके अलावा और दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है हम लोगों का। राहुल वर्मा जी लिख रहे हैं प्रदीप भाई, जब आप सचिव से मिलें तो जिला आवंटन सूची जारी करने का आग्रह करें, ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल राहुल जी, आप परेशान मत होइए राहुल वर्मा जी। योगेश राज जी लिख रहे हैं भाई हूँ सेफ है ना प्लीज़। देखिए 6800 की लिस्ट योगेश जी बिल्कुल सेफ है, उसको तो कोई भी उतर के आ जाए वो नहीं रोक सकता है। बस टाइम लग रहा है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, ठीक है। और वो टाइम कितना लग सकता है, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 6800 की लिस्ट चाहे कोई भी आ जाए इस दुनिया से, किसी कोने से उठ के आ जाए, आपको नहीं रोक सकता है। पंकज यादव जी लिख रहे हैं जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक कोई भी अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेगी। देखिए अधिकारियों का क्या है कि अधिकारी हमेशा शासन के इशारे पे ही काम करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपके जो बाध्यकारी बन रही हैं, एक तो न्यायपालिका है और एक कार्यपालिका है। न्यायपालिका भी आप कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए, जो स्टेट में न्यायपालिका होती है वो स्टेट की कार्यपालिका के तहत ही काम करती है, ये इस बात को आप भी समझ लीजिए। नहीं तो आपका रिजर्वेशन मैटर पिछले 2 साल से चल रहा है, अभी तक एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया, क्या कारण हो सकते हैं, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझते हैं। रंजीत यादव जी लिख रहे हैं 6800 लिस्ट है रहेगी कोई हाँ बिल्कुल जी, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिस्ट को तो कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा डिले हो रहा है चीज़ों को, तो उसके लिए आप लोगों को सबको संयम बरत के रखना पड़ेगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सचिव पे केस हो, देखिए दिनेश सिंह कुशवाहा जी आप कह रहे हैं सचिव पे केस हो, तो देखिए जो लिस्ट जारी हुई थी जिस टाइम पे गड़बड़ियाँ हुई थी, तो उस टाइम पे ये सचिव नहीं थे, आपको जानकारी होनी चाहिए। उस टाइम पे विजय शंकर मिश्रा जी सचिव थे, और सरकार ने अपनी तरफ से ही आके ये गलती कोर्ट में मानी है, तो कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगी। आप अलग से कोई केस ऐसा नहीं कर सकते। जो डीजी हैं, अभी डीजी भी उस टाइम पे ये नहीं थे, वो विजय करानंद सर थे। तो ये सब फालतू की बातें, इन सब पे ज़्यादा गौर मत कीजिए।
सचिव साहब से जिला आवंटन लिस्ट जारी करवाने की। जी बिल्कुल, मैं इस पर बोल चुका हूँ। और कोई सवाल हो तो आप बताइए मुझे, फिर ख़त्म करते हैं। और किसी तरह का कोई भी टीम के प्रति अगर किसी के अंदर कुछ भी है तो आप मुझे बताइए। टीम के सदस्य हैं, मैंने लिस्ट पहले ही शेयर कर दी थी। टीम समय समय पे उसको शेयर भी करती रहती है। बेहिचक सभी लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखने से पहले एक बार टीम से बात कर लीजिए, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो। अगर एक साथी कोई फ़ोन नहीं उठा पाता है, बहुत व्यस्तता रहती है साथियों की, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये बहुत बड़े ये हो गए वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही लोगों के बीच के साथी हैं सब लोग। और आप सभी लोग, अगर एक साथी फ़ोन नहीं उठा पाता है तो दूसरे साथी को फ़ोन करते रहिए, आपका फ़ोन का जरूर जवाब दे दिया जाएगा। कोई परेशान होने की ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे आप परेशान होकर मत लिखिए, ठीक है। और कुछ 10 मार्च के बाद धरना हो सकते हैं जब तक। देखिए 10 मार्च से पहले संदीप जी हमारा यही है कि 10 मार्च से पहले हमारे फेवर में कुछ आ सके, और हम लोग धरना धरना करने के लिए ये टीम सबसे आगे थी। आपको याद होगा सबसे पहले राहुल मौर्य जी थे जिन्होंने लाठियां खाई थी इस धरने में। जो विशेष व्यक्ति होते थे वो जब जहाँ पे विशेष जगह पर कोई धरना होना होता था, जहाँ उन्हें पता चलता था यहाँ पे मार पड़ सकती है, वो कभी जाते नहीं थे। वहाँ पे आयोग टीम के लोग ही हमेशा आगे रहे हैं, चाहे लाठियाँ खानी हो और चाहे कुछ भी करना हो, हमेशा आयोग टीम ही आगे रही है। अमित कुमार यादव जी, देखिए अमित कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सक्रिय सदस्य हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा ट्विटर ट्रेंड करता है। ये बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथी हैं। ये लिख रहे हैं, भाई दुष्यंत नागर जी से मेरी बात हुई है ट्विटर स्पेस पर। बिल्कुल और सर बिल्कुल आप अमित जी, आपकी बातों पर कतई संदेह नहीं है। आप जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, ऐसी उम्मीद है टीम को। और आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप कीजिए, जो भी बात हो रही है आप बात कीजिए। टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। और किसी का कोई सवाल हो तो आप बताइए मुझे। 2 साल की सैलरी का केस हो, अभिषेक वर्मा जी पहले नौकरी ले लो। 2 साल के लिए केस करना है या नहीं करना वो आगे सोचेंगे हम लोग। अभी नहीं इन सब बातों को रखा जा सकता। अभी प्राथमिकता यही है कि नौकरी मिले आपको, ठीक है। और किसी का कुछ? ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं इसको, बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। कोई भी साथी परेशान ना हो, लिस्ट एकदम सेफ है और आपको नियुक्ति मिलेगी। बस थोड़ा संयम बरतें, टीम पर भरोसा रखें, और ज़रूरी है अपने आप पे भी भरोसा बहुत रखें, ठीक है। चलिए, नमस्कार।